क्यूआर स्कैन कीजिए। फ्रेश चाय, गरम चाय। ब्रेकिंग न्यूज, टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल। दोस्तों, आपको याद है जब आपने लास्ट टाइम कैश यूज किया था? एक कप चाय से लेकर लाखों की कार तक हम बस फोन निकालते हैं, स्कैन करते हैं और पेमेंट डन। हम सबको इस जीरो फी ट्रांजैक्शन की आदत हो चुकी है। बट क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो यूपीआई आप फ्री में यूज कर रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्टॉर्म चल रहा है और अब फ्री यूपीआई का ये गोल्डन एरा हमेशा के लिए खत्म होने की कगार। यस, यू हर्ड इट राइट। अगस्त 2026 में पार्लियामेंट ने एक ऐसा बिल पास किया है जिसने पूरे देश में एक नया डिबेट छेड़ लिया। द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। इस बिल ने साइलेंटली एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया है जो यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर यानी आसान भाषा में कहे तो यूपीआई टैक्स लगाने का रास्ता साफ कर दिया। आज की इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी के पीछे का सच समझेंगे। ये मामला क्या है, ये कैसे शुरू हुआ, यूपीआई के पीछे की जियोपॉलिटिक्स क्या है, ब्राजील जैसे देश ने इससे क्या सीखा और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस बदलाव के लिए तैयार है? वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बात आपके और हमारे पॉकेट की। Part 1. The Geopolitical War. How it started. चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं साल 2012 में। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां पेमेंट के सारे कंट्रोल कुछ फॉरेन कंपनीज के हाथ में। 2012 में वेस्ट ने एक सीरियस पुश लिया टू मूव द वर्ल्ड ऑफ कैश एंड ऑनटू इलेक्ट्रॉनिक रेल्स। यूनाइटेड नेशंस में एक अलायंस लॉन्च हुआ, द बेटर देन कैश अलायंस, और इसके मेन फाउंडर्स में से एक था वीजा। उस वक्त पूरे ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस पर सिर्फ 4 या 5 प्राइवेट नेटवर्क्स का कब्जा, जैसे वीजा और मास्टरकार्ड। इनके पास इतनी पावर थी कि ये किसी भी ट्रांजैक्शन का प्राइस तय कर सकते थे और इससे भी बड़ी बात, ये डिसाइड कर सकते थे कि किस देश का ट्रांजैक्शन चलेगा और किसका नहीं। और ये डर सिर्फ दिमाग में नहीं था, ये हकीकत बन गया। 2012 और 2018 में ईरानियन बैंक्स को स्विफ्ट नेटवर्क से निकाल दिया गया और फिर मार्च 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो वीजा और मास्टरकार्ड ने एक रात में अपनी रशियन ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया। रशिया के लोग अपने ही देश में पेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे। तो इंडिया को समझ आया, अ कंट्री ऑफ आवर साइज कैन नॉट सिट ऑन समवन एल्स स्विच। हम किसी फॉरेन कंपनी के पेमेंट रेल्स पर डिपेंड नहीं कर सकते, हमें अपना खुद का सॉवेरियन पेमेंट सिस्टम चाहिए था। इसी सोच से जन्म हुआ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का। एक्चुअली इसकी प्लानिंग बहुत पहले शुरू हो गई थी। 2009 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई ने अपने विजन 2009 टू 2012 में एक बात साफ कही, हमें वेंडर न्यूट्रलिटी और एक ओपन इंटरऑपरेबल आर्किटेक्चर चाहिए ताकि देश का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर किसी सिंगल प्रोवाइडर पर डिपेंड ना हो। साल 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया और सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक पता है क्या था? यूपीआई को एक प्राइवेट प्रोडक्ट की तरह नहीं बल्कि एक सॉवेरियन पब्लिक प्रोटोकॉल की तरह डिजाइन किया गया। देखिए, प्रोटोकॉल और प्रोडक्ट में क्या फर्क होता है, एक सिंपल रिलेटेबल एग्जांपल से समझते हैं। ईमेल एक प्रोटोकॉल है, आप जीमेल से आउटलुक या याहू पर ईमेल भेज सकते हैं बिना किसी फीस के। लेकिन व्हाट्सएप एक प्राइवेट प्रोडक्ट है, आप व्हाट्सएप से सिग्नल या टेलीग्राम पर मैसेज नहीं भेज सकते। यूपीआई भी ईमेल की तरह एक ओपन प्रोटोकॉल बना गया जिस पर कोई भी बैंक या ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे, भीम इंटरैक्ट कर सकते हैं। इस
ओपन प्रोटोकॉल ने इंडिया में एक रिवॉल्यूशन ला दी, और रिवॉल्यूशन का स्केल देखना है तो आप नंबर्स को देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2026 तक यूपीआई पर 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शन हो चुके, जिनकी टोटल वैल्यू थी लगभग 314.9 लाख करोड़। अब ये ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पूरे रिटेल पेमेंट मार्केट का लगभग 84%। भारत के हर कोने में एक छोटे रेहड़ी पटरी वाले से लेकर बड़े शोरूम तक यूपीआई प्लॉटिंग सिस्टम बन चुका है। लेकिन दोस्तों, इस मैसिव सक्सेस के पीछे एक साइलेंट ब्लीडिंग हो रही। जब आप एक 10 रुपए की चाय का पेमेंट करते हैं तो लगता है ये फ्री है, लेकिन रियलिटी में इस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए सर्वर्स चलते हैं, साइबर सिक्योरिटी लगती है, फ्रॉड प्रिवेंशन सिस्टम लगते हैं, और इस सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। एज पर रिपोर्ट, बैंक्स और पेमेंट एफर्ट्स को इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग 2,196 करोड़ का डेफिसिट, मतलब घाटा झेलना पड़ा। अब तक गवर्नमेंट बैंक्स को थोड़ा सब्सिडी देकर इस घाटे को कंपनसेट कर रही थी, लेकिन कब तक? जब ट्रांजैक्शन वॉल्यूम लगातार बढ़ता जा रहा है तो गवर्नमेंट सब्सिडी से कब तक काम चलाएगा? यहीं से शुरू होती है असली टेंशन, द यूपीआई टैक्स डिबेट। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आज सबके दिमाग में है। यूपीआई टैक्स क्या है और ये क्यों लाया जा रहा है? देखिए, अगस्त 2026 में पार्लियामेंट ने पास किया टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। इस बिल ने साइलेंटली पार्लियामेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 10A को अमेंड कर दिया। आपको बता दूं कि जनवरी 2020 से इसी सेक्शन 10A ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट, मतलब एलडीआर, को यूपीआई और यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए 0 कर रखा था। ये एक लीगल फायरवॉल था जिसने यूपीआई को मर्चेंट्स के लिए फ्री बनाया है। लेकिन नए 2026 बिल ने इस एब्सोल्यूट रूल को हटा दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो नोटिफाई कर सकती है कि कौन से डिजिटल पेमेंट्स पे फ्री रहेंगे और कौन से डिजिटल पेमेंट पर नॉमिनल एमडीआर चार्जेस लगाए जा सकते। जैसे ये खबर आई, लोग डर गए कि क्या अब हर स्केल पर पैसे कटेंगे। So I'd like to read that again. The enabling provision that we are bringing in today does not impose any tax or transaction charge on UPI users. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में आकर क्लियर किया, कंज्यूमर्स के लिए यूपीआई बिल्कुल फ्री रहेगा। स्ट्रीट हॉकर्स, कैब ड्राइवर्स और छोटे किराना स्टोर से कोई फी नहीं ली जाएगी। पर्सन टू पर्सन, मतलब P2P ट्रांसफर्स भी बिल्कुल फ्री रहेगा। तो फिर चार्ज किस पे लगेगा? चार्ज लगेगा सिर्फ सिलेक्टेड हाई वैल्यू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर, एक मखसूस थ्रेशहोल्ड के ऊपर। लेकिन अगर हम इस डिसीजन को गहराई से देखें तो इसके अपने प्रोज एंड पोज है। चलिए पहले प्रोज को देखते हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। बैंक्स और पेमेंट प्रोसेसर्स को रेवेन्यू मिलेगा, जिससे वो नए सर्वर्स लगा सकते हैं, सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे और ट्रांजैक्शन फेलियर्स कम होंगे। नंबर 2, ग्रोथ एंड इनोवेशन। जब पेमेंट कंपनीज पैसा कमा पाएगी तो वो और अच्छी टेक्नोलॉजीज, क्रेडिट फैसिलिटीज और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकेगी। नंबर 3, ग्लोबल एक्सेप्टेंस। इंडिया अब यूपीआई को ग्लोबली प्रमोट कर रहा है। ब्रिक्स नेशंस के आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि ब्रिक्स कंट्रीज के बीच फास्ट पेमेंट सिस्टम्स को लिंक करने में डिस्कशन चल रही है। जब यूपीआई कमर्शियली सेल्फ सस्टेनिंग होगा तभी ग्लोबल इंटीग्रेशन आसान हो पाए। अब बात करते हैं कॉन्स यानी डेंजर्स। नंबर 1, कैश बैकलेश। छोटे और बड़े मर्चेंट्स इंडिया में मार्जिन पर काम करते हैं।
अगर उन पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर फी लगाई गई तो वो कस्टमर से कैश मांगेंगे या फिर मिनिमम बिल लिमिट सेट कर देंगे। नंबर 2, कंज्यूमर बर्डन। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि बड़े रिटेलर्स कार्ड्स पर 1.5% टू 2% एमडीआर खुद बेयर कर सकते हैं बिना कस्टमर से एक्सप्रेस लिए, लेकिन कॉपरेटिव मार्केट्स में एक्स्ट्रा कॉस्ट हमेशा इनडायरेक्ट प्राइस हाइक्स को रूप में कंज्यूमर पर ही आती है। नंबर 3, साइकोलॉजिकल फियर। भारत ने डिजिटल एडॉप्शन बहुत ही तेजी से किया क्योंकि ये फ्री था। जब फ्री का टैग हटता है तो आम जनता में डर बैठ जाता है और लोग डिजिटल से पीछे हटने लगते। अब आप सोच रहे होंगे क्या दुनिया में किसी और देश ने भी ऐसी प्रैक्टिस की है? Brazil's PX system has revolutionized digital payments. This case study explores its success. चले चलते हैं ब्राजील। 2020 में ब्राजील ने अपना इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया था जिसे कहते हैं पिक्स, PIS। पिक्स बिल्कुल यूपीआई की तरह काम करता है, लेकिन एक बड़ा फर्क है। ब्राजील ने शुरू से ही एक ड्यूअल मॉडल रखा हुआ था। P2P मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर बिल्कुल फ्री, लेकिन मर्चेंट्स के लिए उन्होंने एक नॉमिनल एमडीआर अलाउ किया। इसका ब्राजील की इकोनॉमी और जनता पर क्या इंपैक्ट हो रहा है? सरप्राइजिंगली इंपैक्ट बहुत ही पॉजिटिव था क्योंकि पेमेंट सिस्टम्स कमर्शियली वायबल थे। बैंक्स और फिनटेक्स ने पिक्स को बहुत ही तेजी से इनोवेट किया। ब्राजील ने पिक्स ने डिजिटल पेमेंट्स को इतनी तेजी से स्केल किया कि आज वो कई मामलों में एडेप्टेबिलिटी के हिसाब से यूपीआई से भी आगे निकल गए। ब्राजील की इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन बढ़ी और कैश यूसेज ड्रास्टिकली कम हो गया बिना किसी पब्लिक आउटरीच के। तो सबसे बड़ा सवाल, इज इंडिया रेडी फॉर दिस? क्या भारत इस बदलाव के लिए तैयार है? दोस्तों, आंसर सीधे यस या नो में नहीं है। टेक्निकली हम तैयार हैं। जब हम 2016 में यूपीआई के बिना कैश के दलदल से निकल सकते हैं तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर एक छोटा सा एमडीआर हैंडल करना हमारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी जनता और मार्केट डायनेमिक्स बहुत सेंसिटिव है। अगर हमारे इस ट्रांजिशन को स्मूथ बनाना है तो 2 चीजें बहुत जरूरी है। नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी। मर्चेंट और कंज्यूमर को बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि कौन से ट्रांजैक्शन पर फी है और किस पर नहीं। कोई हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए। नंबर 2, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। गवर्नमेंट को ये एंश्योर करना होगा कि फिनटेक कंपनीज और बैंक्स इस रूल का मिसयूज ना करे और एक्स्ट्रा चार्जेस ना वसूलने लगे। दोस्तों, अंत में हमें ये समझना होगा कि यूपीआई सिर्फ एक मोबाइल ऐप नहीं है, ये हमारा सोवेरियन नेशनल एसेट है, हमारी पब्लिक यूटिलिटी है। जैसे रोड और हाईवेज को मेंटेन करने के लिए टोल लगाया जाता है ताकि हेवी व्हीकल से मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल सके और आम पब्लिक के लिए कनेक्टिविटी बेहतर हो, ठीक वैसे ही हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर नॉमिनल एमडीआर लगाना यूपीआई को बेहतर और सिक्योर बनाने के लिए एक जरूरी कदम हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि क्या रेट लगाना चाहिए, सवाल यह है कि जो भी रेट लगे वो यूपीआई के फंडामेंटल ओपन प्रोटोकॉल स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे। आपको क्या लगता है, अगर आपके बड़े ट्रांजैक्शंस पर थोड़ा चार्ज लगने लगे तो क्या आप वापस कैश यूज करने लगेंगे या डिजिटल पेमेंट्स पर बने रहेंगे? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे फाइनेंशियल लिटरेट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।